हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी मैथ्स। जो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको तो बात पता ही होगा कि मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यू। ठीक है, क्लास 12th में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो चल रहा है। नहीं पता है तो बता दिया है आपको। और इसमें मैंने आपको कई सारे जो एक्सरसाइज 3.1 है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है 3.1, और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। एक क्वेश्चन को अच्छे से उसका सॉल्यूशन किया गया है और अच्छे से डिटेल में समझाया भी गया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। कोई भी यहाँ पर रटने वाला काम नहीं होता है। फिर मैथ में तो वैसे भी रटा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। समझाने पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो आप भी पूरी कोशिश किया करिए क्वेश्चंस को समझने की। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कोई नहीं, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने की। फिलहाल इसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 1 to 6, यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। जितने भी इसके पार्ट थे वो सभी एक एक करके सॉल्व करवा दिए थे। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और जो ये एक्सरसाइज है इसको पूरी कंप्लीट करा देंगे। कौन सी 3.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा नहीं तो 10 तक सवाल है। ठीक है, तो 7 से 10 तक जितने भी आपके आज के सवाल हैं वो आज के क्लास में सॉल्व करवा देंगे। इससे अगले क्लास जो है, आज का क्लास हमारा पार्ट 4 है, चौथा क्लास है। और इसके बाद जो 5 क्लास होगा उसमें हम एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करेंगे 3.2। तो यहाँ पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन जो थे। यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं, जो मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है उसके सॉल्यूशन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पढ़कर बताते हैं। लिखा हुआ है कि समीकरण यहाँ पर दे रखी है, ये एक दे रखा है, आप समीकरण का या आप आव्यूह कह सकते हैं। ये एक आव्यूह दे रखा है। यहाँ पर है a माइनस बी, ये है 2a प्लस सी, फिर ये है 2a माइनस बी, और फिर उसके बाद है 3c प्लस डी, और इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक अगला आव्यूह दे रखा है -1, 5, 0 और 13 हो। तो आपको ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। अगर आपने इससे पिछला वाला क्लास देखा है, पार्ट 3 वाला, तो आपको बहुत ज़्यादा ये आसान सवाल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, एक्स वाई जेड के आप मान किस तरीके से निकाल सकते हैं। वहाँ पर एक्स वाई जेड था तो एक्स वाई जेड निकाला था। यहाँ पर ए बी सी डी है तो इसके मान निकालेंगे। बहुत आसान है, जैसा उसमें किया था वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। आपको हमने एक बात बताई थी कि जब आव्यूह समान होते हैं, क्या, जिनकी कोटियाँ समान होती हैं। अब कोटियाँ कैसे समान होती हैं? जैसे कि अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे, हम इसको a11 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम a11 कहेंगे। और फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें 2a प्लस सी, तो इसको क्या कहेंगे, a12 करेंगे, 12 कहेंगे। अब आपको आई होप तो इतना समझ में आ ही गया होगा a11 क्या है, a12 क्या है। फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता देंगे जिससे आपको याद आ जाए। ठीक है, तो इसमें 2a माइनस बी क्या है, इसको हम कहेंगे a21। ठीक है, और फिर 3c प्लस डी क्या है, ये है हमारा a22। जैसा हमने इस आव्यूह में बताया सेम एडिटिव इसमें भी होगा। कैसे? ये क्या हो जाएगा हमारा a11, ये हो जाएगा a12, 0 क्या है हमारा a21, और 13 क्या हो जाएगा a22। अब आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, याद दिला देते हैं कि किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये a11 a12? तो देखिए, हमने आपको कोटि के बारे में बताया था। कोटि क्या होती है? कोटि हमारी होती है किस तरीके से, कोटि हम निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी आव्यूह की जो रो होती है यानी कि पंक्ति और कॉलम, इसकी आपस में गुणा करते हैं और हमारी कोटि निकल आती है। और हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, RC, R फॉर रो और C फॉर कॉलम। ठीक है, तो आप कोई भी आपका आव्यूह होगा तो उसमें पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। यानी जितनी भी रो है, यानी जितनी भी पंक्तियां हैं उसकी संख्या लिखेंगे, और बाद में गुणे में उसकी संख्या लिखेंगे कॉलमों की यानी स्तंभों की। कैसे पहचानेंगे? रो हमेशा लेटी हुई होती है, और कॉलम का मतलब स्तंभ, यानी कि हमने आपको ट्रिक बताई थी खंबा, यानी खंबा कैसे था, पिलर खड़ा हुआ होता है, तो जो भी खड़ी वाली लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, कॉलम यानी कि स्तंभ होंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोटि आप किस तरीके से निकालेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए a11 क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पहला आपको बताया, पहली बार क्या लिखा जाएगा, पहली वो संख्या होगी जो पंक्तियों की होगी, और दूसरी वो संख्या होगी जो कॉलमों की होगी। तो यानी जो a11 है, 1 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ है। ठीक है,
एक का मतलब क्या है, जो पंक्ति की बात करी जा रही है, और दूसरा एक जो लिखा है इसका मतलब है ये स्तंभों की बात करी जा रही है। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ जो है वो ये A1 अवयव होगा। उसके बाद 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसके बाद 2 1 का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पहला पहला लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति हो गई और इसका पहला स्तंभ का, यानी ये वाला अवयव क्या हो जाएगा, A11। तो आई होप इसी तरीके से पूरा होगा, यानी जो अवयव इस तरीके से बताया है हमने आपको, वही सेम मेथड आप यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोई भी अवयव हो उसमें इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ये A11 है, A12 है। अगर इसी के आगे एक और यहाँ पर होता है एलिमेंट तो उसको हम A13 मान लेते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको बताया था कोटि, जब दोनों कोटियाँ समान हो तभी तो हम उनके अवयव की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 दो रो है, और 1 और 2 दो ही यहाँ पर स्तंभ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का ये अवयव है। उसी प्रकार से अगर इस अवयव की बात करेंगे तो देखिए 1 और 2 कितनी रो है, 2 रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो यानी ये भी कितने का अवयव है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ही अवयव। दोनों की अवयव की कोटियां समान है। जब कोटियां समान होती है तो हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों अवयव समान है इसलिए तुलना कर दिया। अब तुलना कैसे करते हैं, A11 के सामने क्या लिखा है, माइनस का, सॉरी यहाँ पर A11 कितना दे रखा है इस अवयव में, A-B, और इधर A11 कितना दे रखा है, -1, यानी ये इसके जस्ट आप सामने लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिख लिया है, A-B इज इक्वल्स टू -1। इसको आप बना लेंगे समीकरण 2। अब क्या है, ये 2A + C के जस्ट सामने कौन सा है, 5, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको बना लिए समीकरण 2। इसी प्रकार से ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के। तो देखिए इस 0 के बराबर कर दिया है, समीकरण 3 हो गई है। और उसके बाद ये वाला किसके बराबर होगा, ये 13 के बराबर होगा। तो ये इसको समीकरण 4 बना लिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। क्या किया, जो जिसके सामने था उसी को हमने क्या बना ली, समीकरणें बना ली। 4 समीकरणें बन गई हैं। अब कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों को सॉल्व करना है और वहाँ से हमको ABCD के मान मिल जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर समीकरणों क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 3 जो है ये क्या लिखा है, EQ, और ऊपर जो N लिखा है इसका मतलब इक्वेशन। आप चाहे तो इसको हिंदी में समीकरण भी लिख सकते हैं। इक्वेशन आप बोले चाहे समीकरण बोले, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दिया। आप चाहे पूरी लाइन भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये देखिए ये क्या है, 2A, और ये क्या है, A। तो जब 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, 1 A बचेगा। और ये माइनस का भी है, ये भी माइनस के भी है। और जब भी माइनस समीकरण में करते हैं तो हमारे सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले क्या किया, 2A माइनस, ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई। इससे ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का। ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसा क्यों किया, पता होगा आपको, जब भी हम समीकरण में माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो सबके नीचे के वाले जो चिन्ह होते हैं वो अपोजिट उसके हो जाता है। अपोजिट का मतलब जो होते हैं उसके दूसरे, जैसे कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 2A में से A घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, A, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 1, यानी A का मान हमको मिल गया है, कितना, 1 मिल गया है। अब A का मान तो मिल गया है, अब और बाकी के BCD के मान भी निकाल लेंगे। किस तरीके से, A का मान हमने उठा के समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से क्या होगा, हमको B का मान मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हमने A का मान रख दिया। अब क्या करेंगे, B को उधर पहुंचा देंगे। तो देखिए B इधर माइनस का था तो उधर क्या, तो किसका हो गया, प्लस का। और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये देखिए B का मान भी हमारा कितना आ गया है, B का मान आ गया है 2। ठीक है, अब A और B का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, A का मान जो हमने निकाला था उसको हम समीकरण 2 में भी रख देंगे। 2 में रखने से क्या होगा, C का मान भी मिल जाएगा। तो C का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 3 आ चुका है। फिर उसके बाद क्या किया, यह अब C का मान मिल गया। अब केवल और केवल D का मान हमें बचा है तो उसको हमने क्या किया, समीकरण 4 में रख दिया, और यहाँ से हमको D का मान भी मिल गया है। तो लास्ट में आपने क्वेश्चन में पूछा गया था ABCD के मान बताइए, तो क्या किया, यहाँ पर ABCD का मान पूछा गया था तो हमने लास्ट में लिख दिया है कि A का मान 1, 2, B का मान 2, C का 3 और D का 4। ये चारों मान निकल गए हैं। यही इसका क्वेश्चन को पूछा जा रहा था और यही हमने आंसर निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर दे रखा है A बराबर AIJ। तो हम आपको बता ही चुके थे, I का मतलब जो पहली पंक्ति दे रखी है उससे है, और J का मतलब क्या है, यहाँ पर
स्तंभ से, यानी जो पंक्ति और स्तंभ की बात करी गई है। ये इस आव्यूह की कोटि क्या दे रखी है, m क्रॉस n। m क्रॉस n जो भी हम आपको बता चुके हैं, जो भी कोटि होगी उसका नंबर यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है कि ये जो आव्यूह है वो कैसा एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको बताना है। इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि m, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे, m इज इक्वल्स टू n, या क्या दे रखा होगा, काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो वो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको बताना है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो m क्रॉस n का मतलब क्या है, m क्रॉस n का मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है, जब भी वर्ग आव्यूह की बात करी जाती है तो क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर कभी किस तरीके से लगाते हैं, कोई भी जैसे 2 लिखा है और इसके ऊपर जो हमने 2 लिखा है, इसी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी वर्ग आव्यूह की बात होगी तो जो दोनों डिजिट होंगी वो कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। अगर 2 क्रॉस 2 है तो भी ये वर्ग आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 है तब भी ये वर्ग आव्यूह है, 4 क्रॉस 4 है तब भी ये वर्ग आव्यूह है। कहने का मतलब ये है, जो भी पंक्तियों और जो भी स्तंभों की संख्या होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। इक्वल का मतलब बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में m क्रॉस n दे रखा है, या m क्रॉस n का मतलब जो संख्या m की होगी वही संख्या कितनी होगी, n की भी होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, m बराबर होना चाहिए n के, यानी जो भी हमारा m की संख्या होगी वही कितनी होगी, n की भी संख्या होगी। तो आप इसका करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा m क्रॉस n। आई होप आपको समझ में भी आ गया हो कि क्यों इसका यही आंसर करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि वर्ग आव्यूह की बात करी गई थी, और वर्ग आव्यूह में जो दोनों डिजिट होती हैं, जो दोनों संख्याएं होती है पंक्तियों और स्तंभों की, वो कैसी होती है, समान, यानी जितनी पंक्तियां होती हैं जिस आव्यूह में उतने ही स्तंभ भी होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ये तो आव्यूह आपको दे दिए गए और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x और y के ऐसे कौन से मान होंगे जिनके लिए जो दोनों आव्यूह हैं वो कैसे समान है। समान होने का मतलब है जिनकी कोटियां समान होती है, ठीक है। तो बताने हैं x और y के ऐसे कौन से मान हो सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी कई सारे दे रखे हैं। पहले बात दे रखा है यहाँ पर x का मान दे रखा है माइनस का 1/3 और y का दे रखा है 7। दूसरा देखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी मान नहीं होंगे तो उसमें टिक कर देंगे हम, ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि अगर कोई भी मान इसमें से नहीं होगा तो आप इस पर टिक कर देंगे, और अगर आपका कोई भी मान इसमें से होगा तो आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और आपको एक बात बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको समझ लेने अच्छे से, ठीक है। उसका ये ABCD इस तरीके से ये चारों ऑप्शन दे रखे। अब हम इन सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक समीकरण लेके इसको सॉल्व कर लेना है। ये जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप दोनों जब आव्यूह समान होते हैं तो आप कैसे चेक करते हैं, ये वाला देखिए इसके बराबर हो जाएगा 0 के, 5 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से y + 1 किसके बराबर होगा, 8 के। ऐसे ही 2 - 3x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आपको जैसे हम सारी समीकरणें सॉल्व करते थे तो उस तरीके से आपको 4 समीकरणें लेके नहीं सॉल्व करना है। क्या करना है बताते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 2 समीकरणें सॉल्व कर लेनी है। कैसे, जैसे कि एक हमने ये वाली ले ली 3x + 7 = 0, और दूसरी ले लेंगे 5 = y - 2। 2 ले लेंगे, 2 इसलिए ली है, आपको ऐसी 2 समीकरणें लेनी है जिसमें एक में x हो जाए और एक में y हो। इसमें देखिए एक x वाली ले ली जिससे हमें x का मान पता चल जाएगा, एक हमने ये देखिए y वाली ले ली तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर सॉल्विंग में आप लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा है कि मान लिया आव्यूह कैसे है, बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 7/3। और जो दूसरी समीकरण थी y - 2 = 5, जो हमने बराबर ली थी, तो इसका मान कितना आ जाएगा, y का 7 आ जाएगा। तो अब देखिए ये मान किसी ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं है। x का मान 7/3 देखिए यहाँ पर किसी में नहीं है, और y का मान 7 है, बस इसका x का है नहीं, माइनस का 1/3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने x के मान निकाले हैं ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
है, तो इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन? ये वाला, याद करना संभव नहीं है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आया, बट आपको ये ऑप्शन जो है चेंज कर दिए गए। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्स और वाई के मान मिले हैं वो अगर आपके ऑप्शन में है तो आप टिक कर देंगे, वरना आप याद करना संभव नहीं है, इस पर टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है, और तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इस पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 3x3 कोटि का एक ऐसा अवयव है, अवयव की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। आपको 3x3 का एक अवयव कोटि का बताना है कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी जिसकी प्रविष्टि कितनी हो, 0 या 1 हो। ऑप्शन दे दिए गए हैं 27, 18, 81 और 512। तो सिंपली इसका बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर रट लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, 512 तो इसका आंसर सही है। अब ये 512 जो है वो आया कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 3x3 है, तो 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 है, यहाँ पर बताते हैं आपको। 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 का जो अवयव है उसमें क्या होगा, दो तरीकों से संख्याओं को भरा जा सकता होगा। ठीक है, या तो वहां पर 3 पंक्ति होंगी, 3 रो होंगी, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा ही, सॉरी यहाँ पर 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी इसमें कुल 9 अवयव होंगे। जैसे कि कोई भी यहाँ पर हमने अवयव लिख दिया, A11, A12, A13, ऐसे A21, A22, A23, फिर लिख दिया A31, A32, उसके बाद लिख दिया A33। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने अवयव है, 9 अवयव है, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा है। आप चाहे तो 3 × 3 तब भी 9 आएगा। तो इन अवयवों को क्या है, दो तरीकों से लिखा जा सकता है। दो तरीके कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एक रो वाला हो जाएगा, एक कॉलम वाला हो जाएगा, फिर एक कॉलम वाला हो जाएगा, एक रो वाला हो जाएगा। यानी कोई भी डिजिट है आप चाहे उसको रो कॉलम में लिखिए या कॉलम रो में लिखिए, बात एक ही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो दो तरीकों से लिखा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 × इस तरीके से 9 बार इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी 9 पावर दे रखी है, और जब आप इसको सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि इसका आंसर जो है 512 कैसे हो गया है। फिर हमने यहाँ पर जैसे लिख भी रखा है कि 3x3, अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन डाल के लिख भी सकते हैं कि 3x3 कोटि के अवयव में 9 अवयव होते हैं, और प्रत्येक अवयव को दो तरीकों से हम चुन भी सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 512। और ये कौन सा सिद्धांत है, गुणज सिद्धांत के द्वारा ये काम किया गया है। ये थ्योरी कहाँ की है, गुणज सिद्धांत की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की क्लास में इतने रखेंगे, और आज जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 3.1, वो भी हमारी पूरी फिनिश हो गई है। इसके अगला क्लास जो है पार्ट 5, उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं कि एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।